हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, एक्सचेंज डीड या विनिमय पत्र या बदल पत्र क्या होता है, कैसे दो व्यक्ति अपनी अपनी संपत्तियों का एक दूसरे के फेवर में एक्सचेंज करके डीड को रजिस्टर करवाते हैं, एक्सचेंज डीड के क्या क्या वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं और किस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक्सचेंज डीड को सेक्शन 118 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। मैं वो सेक्शन पढ़ना चाहूंगा। When two person mutually transfer ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only, the transaction is called an exchange। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जहां दो व्यक्ति हैं, सपोज कीजिए एक व्यक्ति ए एक्स प्रॉपर्टी का ओनर है और एक व्यक्ति बी वाई प्रॉपर्टी का ओनर है। दोनों व्यक्ति ये सोचते हैं कि ए व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे वाई प्रॉपर्टी चाहिए, बी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ए की एक्स प्रॉपर्टी चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का एक ही डीड के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए सेल डीड या गिफ्ट डीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दो व्यक्ति हों, दोनों की प्रॉपर्टी हो, दोनों म्यूचुअली एग्रीड हो और दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए तैयार हों, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज कहते हैं और इस तरह की डीड को एक्सचेंज डीड या बदल पत्र कहते हैं। साधारण भाषा में दोनों अपनी अपनी संपत्ति की अदला बदली करना चाहते हैं तो विनिमय या एक्सचेंज या इस तरह की डीड को एक्सचेंज डीड कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक्सचेंज डीड किन किन संपत्तियों की हो सकती है। तो एक्सचेंज डीड के लिए जो आवश्यक है वो दो व्यक्ति हैं, दो संपत्तियां हैं, लेकिन वो दोनों संपत्तियां केवल धन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए के बदले में दूसरे से 70 लाख रुपए या मनी के बदले में मनी एक्सचेंज कर रहा है। दो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, दो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, एक प्रॉपर्टी मूवेबल और एक प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है। और कुछ कंसिडरेशन भी हो सकता है, जैसे एक बड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एक छोटी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो जिसकी छोटी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो वो एक्सचेंज कर रहा हो तो कुछ मनी भी बड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सचेंज करने वाले व्यक्ति को दे। अब है ऑरल एक्सचेंज परमिशेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, ऑरल एक्सचेंज परमिशेबल नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, गांव में, ढानियों में, कस्बों में या बिना लीगल एडवाइस के अपनी संपत्ति की अदला बदली, ऐसा ज्यादा परिवार और रिश्तेदारी में होता है कि तुम उस संपत्ति के मालिक हो, मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, दोनों मौखिक समझौता करके अपन संपत्ति की अदला बदली कर लेते हैं। तो मौखिक समझौते के अनुसार ऑरल एक्सचेंज परमिशेबल नहीं है। इसके लिए राइटिंग में डीड होगी और सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जिस तरह से सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से एक्सचेंज डीड का सब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन होगा। अब है टाइप ऑफ एक्सचेंज क्या क्या हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, दोनों प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, दोनों इमूवेबल हो सकती है, या वाइस वर्सा एक मूवेबल एक इमूवेबल हो सकती है। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड डीड एक्सचेंज डीड कैसे कराई जाती है इसके प्रावधानों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए दो पार्टी होनी चाहिए, फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी। दोनों पार्टीज की ओनरशिप किसी संपत्ति पर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ए पार्टी एक्स प्रॉपर्टी की ओनर है और बी पार्टी वाई प्रॉपर्टी की ओनर है और दोनों ही टाइटल मार्केटेबल होने चाहिए। कोई किसी संपत्ति का टाइटल डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों में वो वैलिड टाइटल वेस्ट करना चाहिए। फिर दोनों व्यक्तियों को राइटिंग में डीड प्रेजेंट करके रजिस्टर्ड करवानी होती है। अब आता है क्वेश्चन कि एक्सचेंज डीड को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। तो मैंने सेल डीड की ड्राफ्टिंग का एक डिटेल वीडियो बनाया है। सेम वीडियो इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक्सचेंज डीड को भी उसी तरह से ड्राफ्ट किया जाता है जैसे सेल डीड को, लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये है कि एक्सचेंज डीड में दो पार्टियां होती है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। तो दोनों पार्टियों का नेम एड्रेस लिखना पड़ता है, फर्स्ट पार्टी का और सेकंड पार्टी का। फिर प्रॉपर्टीज किस किस पार्टी की है, फर्स्ट पार्टी की कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड पार्टी की कौन सी प्रॉपर्टी है, इनका डिटेल, दोनों प्रॉपर्टी की डिटेल का में डिस्क्रिप्शन होता है।
फिर दोनों प्रॉपर्टी के मैप उसके साथ लगाए जाते हैं और इस तरह से जो है दोनों प्रॉपर्टी की एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज डीड को सब रजिस्ट्रार में सबमिट करना होता है। अब क्वेश्चन है कि एक्सचेंज डीड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें डीड के साथ सबमिट करने चाहिए। तो सबसे पहले डीड राइटिंग में होनी चाहिए, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फिर दोनों पार्टीज के आईडी पैन कार्ड और आधार कार्ड डीड के साथ लगाए जाने चाहिए, फर्स्ट पार्टी के भी और सेकंड पार्टी के भी। फिर दोनों प्रॉपर्टीज का मैप लगाया जाना चाहिए, दोनों पार्टीज की फोटो लगाई जानी चाहिए डीड पर, फिर दो विटनेसेस होने चाहिए, उनके भी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे, दो विटनेसेस उनकी गवाही करेंगे। डीड के प्रेजेंटेशन के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस उसको रजिस्टर्ड करेंगे और रजिस्टर्ड करके दोनों पार्टीज को डीड देंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एक्सचेंज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी क्या एप्लीकेबल होगी, क्या दोनों डीड पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? तो नहीं मित्रों, दोनों डीड पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। जो प्रॉपर्टी बड़े वैल्यू की है उस बड़े वैल्यू की प्रॉपर्टी की ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, दोनों प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ओरिजिनल एक्सचेंज डीड कौन रखेगा? तो ऐसी स्थिति में उस डीड में ही हवाला होता है कि इसका एक काउंटर पार्ट बनाया जा रहा है और उस काउंटर पार्ट को भी रजिस्टर्ड करवाया जाता है। मतलब वही डीड एक और काउंटर पार्ट में बनाई जाती है। एक मेन एक्सचेंज डीड हुई और एक उस डीड का काउंटर पार्ट हुआ, उस काउंटर पार्ट को भी रजिस्टर्ड करवाया जाता है और वो एक पार्टी रखती है और मेन एक्सचेंज डीड दूसरी पार्टी रखती है और दोनों ही पार्टीज अपने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसकी सब रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करके उन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज कर सकती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का राइट्स पूरी तरह से एक्सचेंज होने के बाद राइट्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, सुप्रीम कोर्ट और अदर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के। एक केस है जट्टू राम वर्सेस हकमा सिंह, केस का साइटेशन है AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 1653। यहां पर क्या हुआ कि एक पार्टी ने, दो पार्टीज ने एक्सचेंज डीड की, लेकिन एक पार्टी की प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टिव था। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि डिफेक्टिव टाइटल यदि है तो ऐसी एक्सचेंज डीड वैलिड नहीं है और उस ऑपोजिट पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का पूरा अधिकार है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण केस हुआ, केस का नाम है सतवन वर्सेस रघुवीर, AIR 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ऑरल एक्सचेंज कर लिया, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ऑरल एक्सचेंज अलाउड नहीं है। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वर्थ 100 रुपीज से अधिक है तो ये एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट ने दिया, केस का साइटेशन है AIR 2002 उड़ीसा 195 और केस का टाइटल है श्री हरि जेना वर्सेस खेतराम मोहन जेना। इसमें क्या हुआ कि ये कहा गया, ये व्यवस्था दी ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कि दोनों ही प्रॉपर्टीज एक वैलिड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी का टाइटल वैलिड है और दूसरी बेनामी ट्रांजैक्शन है, और दोनों प्रॉपर्टी की ओनरशिप उन एक्सचेंज करता लोगों में वेस्ट होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज डीड वैलिड होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक्सचेंज डीड करवा के दो ओनर एक दूसरे की सहूलियत के हिसाब से अपनी संपत्तियों का अदल बदल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसमें मेरे सेल डीड का जो प्रीवियस वीडियो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही काम आएगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेल डीड में बताया था, तो उसको भी लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।